नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ धर्मवीर भारती की लिखी हुई उपन्यास गुनाहों का देवता। तो चलिए सुनते हैं। गुनाहों का देवता, भाग दूसरा। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय आहिते में मुर्गे के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कार्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने इसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AFD क्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पे लिखा था मिस PD क्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। आन दो ड्राइवर, उसने कहा। ड्राइवर ने हान दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर। एक मुर्गा जो आहिते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेश और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसे थी जैसे कई सालों से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फ्लांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रवी से और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलिया की फूल सही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था
जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का माली मौसमी रंगीन भूल चुका हो, क्योंकि स्वीट पी और फ्लाक कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगन बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद कहीं भी काट छाट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बीच के रंग और मौसम सौरभ की लहरों के बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरह मुंह किए हुए या गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, या अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों के जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और चेहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। क्या गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यमुना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटे साथ हरे पर्दों में से झांकती झलकी सी पड़ती है, झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास जाकर चंदर रुक गया, झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छन कर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदन ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, "Here you are, I have cut red handed today." यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह बहुत कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिरहन में उसने हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदन ने उसके दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ
से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। ओहो, वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदन ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे। गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी सी रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा। चंदन ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हुआ हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेके आया था, मिस डी क्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी। मैं उठकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पापी टॉमी और दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला उसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। वेट ग्राउंड पहने एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जनाब संभाल कर बोलो, जुबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओ कोई भी हो, मैं मिस डी क्रूज से मैं आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डी क्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डी क्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोने हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। उसने और भी घबरा कर कहा, माफ़ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदन ने बिगड़ कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसने हाथ से एक तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटका कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह स्नान सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान, तुम्हें ले जाए बर्टी। तुम्हारे पीछे मैं बेहित गाउन में भाग आई और बेहित गाउन
के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसे लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मरी हुई पत्नी की यादगार है। जब इसका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी जितनी पम्मी। पम्मी कौन? यह मेरी बहन परमीला डी क्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा भागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी उपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल कर रख रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। अंदर चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेले की झाड़ों में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और हल्की खांसी सी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़े थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक प्लेनेट का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत सवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी जब कि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती, वह लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जात से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उसे झुकाया जा सकता है, कब पकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डी क्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, अपनी उंगलियां गंदी हो जाएंगी। कपूर ने बड़ी शीतलता से कहा,
धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी। कपूर ने बड़ी शीतलता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयम स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 8 बरस तक कि कौन ऐसी स्त्री। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बाल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी, बोली आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी की भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन दोनों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक साथ जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की ने कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सरजेट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सरजेट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सरजेट को प्यार करती थी। वह कहता है यह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उसी गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा रहता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठा रहता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए चंदर बोला और मम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगाने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी, जिसमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। मम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूम कर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा मम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डी क्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या आप पूछ रहे थे? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा ताज्जुब है। पम्मी बोली, आपने ट्रेलॉनी डी क्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डी क्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े
पुरातत्व थे? कपूर ने कहा, हाँ वही। वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उसके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वे हमारे खानदान के एटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरफ चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम करने से रहा अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकाल कर उनकी गलतियां सुधारने लगे। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने दिया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है। आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं है, बिल्कुल, अम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलते मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही और मैं और बर्टी सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ। जो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है तो मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिस्क्रूज, नहीं। आप पम्मी कहिए, डी क्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत न समझे, मैं मजाक कर रहा था। कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ
हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पे बिठा दिया। बर्टी बैठ कर आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण आवाज में बोला, पम्मी तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए हैं। धन्यवाद। अच्छा, पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना भागा हूँ, कितना भागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बटी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सर्जट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तंभ सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सर्जट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास स्वर में पूछा। वह बोली, ये बटी के ये गुलाब सर्जट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बटी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धस गई और दांत बाहर झलकने लगी। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सर्जट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं गुलाबों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? मुझे तो किसी फूल में नहीं मिली। बटी ने बच्चों से भोले विश्वास के स्वर में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बटी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया। बटी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदन ने कहा। बटी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तन कर खड़ा हो गया। पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूंगा। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सुनता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी मैंने कितने लोग देखे हैं, उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों? तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है?
मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफ़रत है, शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाज़ी से नफ़रत है और उस धोखेबाज़ी के बाद इस झूठ-मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफ़रत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बर्टी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, इसीलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। अम्मी चुप हो गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। थोड़ी देर बाद उसका तेज उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट कर खड़ा हुआ। अम्मी पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना, कभी यहाँ जरूर आएं। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उनसे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बट्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बट्टी को देखकर डर लगता था।